हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू द ज्ञान गर्ल। मैं हूँ शिखा डी विज। आज एक बड़े ही संजीदा टॉपिक के साथ में आई हूँ। ये टॉपिक वो है जिसके बारे में जितनी बात होनी चाहिए कभी नहीं की गई और ना ही हाल फिलहाल में की जाती है। नेशनल या इंटरनेशनल लेवल्स पर इस इशू को महज खबरों की सुर्खियों या फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ही कंसर्न मिलते हैं। अदरवाइज आम लोगों में ये इशू उतना नहीं रेज किया जाता जितना किया जाना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर के लिए चिंता बढ़ा रहा है और हमारा फ्यूचर आखिर कैसा होगा, ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग पर ही निर्भर करता है। कैसे बताएंगे आज के इस वीडियो में, बहुत सी डिटेल्ड बातचीत होगी। मिलती हूँ आपसे इस इंट्रो के बाद। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ का बढ़ता तापमान। जहां ये टर्म अपने आप में काफी स्पेसिफिक है, वही समझना जरूरी है कि ये क्यों है और कहां से शुरू हुआ। ग्लोबल वार्मिंग आखिर क्या है? अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ा खतरा है हमारी धरती के लिए। पिछले कुछ सालों में ह्यूमंस ने जितनी ज्यादा तरक्की की है, उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन भी फैलाया है। इंसान धीरे धीरे अपने दिमाग की मदद से डेवलपमेंट तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए नए नए इन्वेंशंस भी कर रहा है। लेकिन इसी के साथ वो इस बात को लगातार इग्नोर कर रहा है कि इस डेवलपमेंट के चलते ह्यूमंस द्वारा पृथ्वी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग के इतने सारे रिपोर्ट्स हमारे सामने आ चुकी हैं कि अब ऐसा लगने लगा है कि अगर हमने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया तो शायद आने वाले सालों में धरती नष्ट हो जाएगी। किसी जगह का अगर टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उस जगह के प्लांट्स और एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से वेजिटेशन काफी हद तक कम हो जाती है और इसका सीधा असर वहां के रहने वाले पशु पक्षियों पर पड़ता है। चलिए जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग ने पिछले कुछ सालों में हमारी धरती को किस तरह से इंपैक्ट किया है और इसके चलते कौन कौन सी चीजें अचानक रूप से बदली है। ग्लोबल वार्मिंग आखिर कैसे बढ़ने लगी? नासा के पेश किए हुए एक आर्टिकल क्लाइमेट चेंज वर्सेस ग्लोबल वार्मिंग में पता चलता है कि साल 1850 से 1900 के बीच में साइंटिस्ट ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पहली बार उनको पता चला, क्योंकि इस समय दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हद तक बढ़ चुकी थी और लोगों ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी कि वो लोग धीरे धीरे रूरल एरियाज को छोड़कर अर्बन एरियाज में मूव होना शुरू हो गए थे, जिसके चलते उन्हें ज्यादा पेड़ काटने पड़े और नेचर को काफी ज्यादा इम्पैक्ट पहुंचा। ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते ग्रीन एनवायरनमेंट पूरी तरीके से खत्म होने लगा और धीरे धीरे पेड़ों की कटाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि धरती के कुछ जगहों पर बारिश बहुत ही कम मात्रा में होने लगी और इसी के चलते अर्थ की आउटर लेयर, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, उसमें छेद होने शुरू हो गए और सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणें सीधे धरती पर पड़ने लगी, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग काफी तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। नासा के इस रिसर्च में यह भी पता चला है कि जिस समय ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो रही थी तब उसका आंकड़ा 1 डिग्री सेल्सियस तक था, लेकिन चलते समय के साथ ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है और हर साल इसमें 0.2 डिग्री सेल्सियस की ग्रोथ हो रही है। 1915 में ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि इस समय के दौरान फैक्ट्री पॉल्यूशन में इंक्रीज और अर्बनाइजेशन में सबसे ज्यादा इंक्रीज पाया गया। ग्लोबल वार्मिंग का असर क्लाइमेट पर किस तरीके से हो रहा है? असल में ग्लोबल वार्मिंग के चलते अर्थ की प्रोटेक्शन लेयर या फिर ओजोन लेयर में काफी ज्यादा होल्स पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से रेनी सीजन के दौरान भी बहुत सारी जगह पर टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है और नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी कुछ जगहों पर काफी ज्यादा तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस स्पेसिफिक रीजन में जितने भी रेनी क्लाउड्स होते हैं वो ग्लोबल हिट के चलते काफी ज्यादा तेजी से वाटर ड्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में बारिश होनी शुरू हो जाती है। पिछले कुछ सालों में नासा और इंटरनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस IPCC ने अपनी रिसर्च में ये बताया कि सूरज की यही गर्म किरणें ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा पहलू है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के चलते मनुष्य ऊर्जा के लिए कोयला और पेट्रोलियम जैसे नेचुरल मिनरल्स जला रहा है, जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब इसका 1/4 हिस्सा गर्मी और बिजली प्रोड्यूस करने के लिए है, जबकि दूसरा चौथाई अलग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, जिसमें गैसोलीन या डीजल से चलने वाली कारें, ट्रक, ट्रेन और एरोप्लेन्स तक शामिल हैं। दोस्तों, पेड़ की कटाई करना भी क्लाइमेटिक चेंज का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुका है, क्योंकि इंसान को अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा मिनरल्स और रिसोर्सेज जंगलों से मिलते हैं। इसीलिए वो लोग पिछले कई सालों से लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और जंगलों को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज आखिर क्या है?
एक स्टडी के मुताबिक पता चला कि किसी भी ग्रह का क्लाइमेट चेंज होने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारी अर्थ के मामले में ये बहुत ही उल्टा हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कम समय के अंदर पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज बड़ी ही तेजी से हो रहा है। क्लाइमेटिक चेंजेस का असर पिछले कुछ सालों में इंसानों और जानवरों पर काफी ज्यादा पड़ा है, क्योंकि उससे अर्थ पर आइस मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जिस भी जगह पर बर्फ है वो जल्दबाजी में पिघल रही है। हमारे समंदर और महासागर काफी ज्यादा गर्म हो गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन कहीं ना कहीं सुनामी या बाढ़ आती ही रहती है। अब क्लाइमेट चेंज का भारत देश पर कैसे असर पड़ रहा है? इंडिया कुछ ऐसे गिने चुने देशों में से है जहां पर क्लाइमेट चेंज काफी ज्यादा तेजी रफ्तारी से हो रहा है। हमारे देश में अधिकतर लोग सरवाइव करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर रहते हैं और साथ ही साथ इंडिया में एग्रीकल्चर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, इसलिए हमारा देश बारिश पर भी काफी ज्यादा निर्भर रहता है। कुछ साल पहले वर्ल्ड बैंक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिसर्च में बताया कि साल 2020 तक भारत देश में मौजूद हवा, पानी, मिट्टी और जंगलों पर नेचुरल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि दुनिया में किसी भी देश पर इस वक्त नहीं है। भारत को क्लाइमेट चेंज की इस समस्या से बाहर निकालने के लिए कई सारे वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन इस देश को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत देश के लिए कई बड़े योगदान दे रही है। फिलहाल डाटाज तो बहुत कुछ बोलते हैं। डाटाज ने यह भी बताया कि लगभग 2050 तक अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ किया नहीं गया और इसी तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस के चलते ग्लेशियर्स पिघलते रहे, तो जितने भी कोस्टल एरियाज के साथ रहती सिटीज हैं वहाँ पे जीवन नष्ट हो सकता है। वो सारे शहर पानी में डूब सकते हैं। अब उनमें मुंबई शहर भी एक है। भारत के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग पूरे दुनिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया भर में कई सारे देश ग्लोबल वार्मिंग के चलते फिशरी ऑक्यूपेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। समुद्र के बढ़ते तापमान ने कुछ समुद्री जानवरों को उनकी नॉर्मल लेवल से बाहर ठंडे पानी में रिलोकेट कर दिया है और इसी के चलते फिशरी ऑक्यूपेशन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। अगर देखा जाए तो फिशिंग पूरे दुनिया में एक फूड सप्लाई में सबसे बड़ा माध्यम है। एशिया कॉन्टिनेंट में लगभग 40 मिलियन से ज़्यादा लोग सरवाइव करने के लिए फिशिंग पर डिपेंड रहते हैं और वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्टडीज के मुताबिक साउथ अफ्रीका, मेडिटेरियन और ब्राजील जैसे देश आने वाले एक दशक में पानी की समस्या का सामना करने वाले हैं और इसका कारण है इन सारे जगहों पर पानी काफ़ी तेज़ी से सूख रहा है और साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग का ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर होगा? दोस्तों, अब तक हमने ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारी धरती पर किस तरह से पड़ा है ये जाना, लेकिन क्या आप जानते हो कि सिर्फ एनवायरनमेंट को ही नुकसान नहीं पहुंच रहा बल्कि हमारी हेल्थ पर, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है। खराब हवा की गुणवत्ता, जो कि अक्सर हिट लेवल या जंगल की आग के साथ होती है, वो सांस लेने में समस्या पैदा कर सकती है और सांस प्रणाली और हृदय संबंधी काफ़ी बीमारियों को बढ़ा सकती है। एग्रीकल्चर पर क्लाइमेट चेंज का असर होने से फूड सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो सकता है और माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारियों को और बढ़ावा मिल सकता है। बारिश और टेम्परेचर में इंक्रीज होने से डेंगू का बुखार ज्यादा फैल सकता है। भारत देश में ग्लोबल वार्मिंग के चलते भारी बरसात, अब नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा नुकसान दिया है, जिसका भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत देश ने 1 जनवरी से 30 नवंबर 2022 तक 334 दिनों में से 291 दिनों में खराब मौसम की घटनाओं का अनुभव किया, जिसमें कि 3006 लोगों की जान चली गई। साल 2020 में मुंबई में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश। 6 अगस्त को 24 घंटे के अंतराल में भारी बारिश मुंबई में बड़ी बाढ़ और विनाश का कारण बनी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, पेड़ उखड़ गए और कंस्ट्रक्शन एरियाज में मौजूद क्रेन्स पूरी तरह से तबाह हो गई। होर्डिंग्स टूट गए और मुंबई भर के घरों में पानी भर गया। इस ही दौरान कोलाबा ऑब्जर्वेटरी ने बुधवार को रात 8:30 बजे तक 293.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की, जो कि 46 वर्षों में अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बारिश थी। यह समय मुंबई शहर के लिए सबसे खतरनाक माना गया, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हुई और रोड पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से लगातार एक्सीडेंट्स के मामले सामने आए। मुंबई में मॉनसून के महीनों में लगभग 2500 मिलीमीटर बारिश होती है। साल भर पानी की जरूरत पूरे करने वाली झीलों को भरने के लिए शहर इस पर बारिश पर निर्भर करता है और जबकि 2020 के वर्ष महाराष्ट्र में इस बात की उम्मीद लगाए हुए था कि आने वाली बारिशों की वजह से लगभग 6% से ज्यादा तेजी से डैम भर जाएंगे, लेकिन उस साल नागरिकों ने जितना सोचा उससे भी अधिक मात्रा में बारिश हुई। डैम पूरी तरीके से भर गए और लोगों के घरों तक पानी जाने लगा, जिस बात की वजह से सरकार ने कई सारी जगह को
रेड अलर्ट घोषित कर दिया। सो फिलहाल इन आंकड़ों से आपको पता चल चुका होगा कि समस्या कितनी बड़ी बन चुकी है और आने वाले सालों में अगर इस बारे में कुछ नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, ये सोचना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर अर्थ को बचाना है या क्लाइमेट को बचाना है या ह्यूमन लाइफ को बचाना है तो ज़रूर इस तरफ कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। रीजन्स की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो जहाँ पर पहले टॉर्नेडोज़ की प्रॉब्लम नहीं थी या फिर टॉर्नेडोज़ नहीं चलते थे, तो वहाँ पे अब टॉर्नेडोज़ चलने लगे हैं। उसकी एक लाइव एग्जाम्पल है पंजाब, जिसमें अभी रीसेंट बेमौसमी बरसात हुई है, फसलें तबाह हुई है और फसलें तबाह होने का जो सिलसिला है, बेमौसमी बरसात होने का जो सिलसिला है, वो बादस्तूर हर साल लगातार जारी है और हर ज़िले को, हर देश के हर ज़िले को वो प्रभावित भी करता है। फिलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि नासा और इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इस बारे में काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर अब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए ताकि क्लाइमेट को बचाया जा सके, जंगलों को बचाया जा सके और जितना भी हमारा वेजिटेशन है या फिर एनिमल्स को बचाने का काम है उस बारे में भी काम हो, फसलों को बचाने के बारे में कोई पॉलिसीज आए ताकि ह्यूमैनिटी अगले सालों में सरवाइव कर पाए। इसी उम्मीद के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा, अगर आपको डिटेल्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई सजेशंस है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमको अच्छा लगेगा आपके सजेशन सुनकर। हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड्स में वो इम्प्लीमेंट कर पाए। और फिलहाल अगर अच्छी लगी रिपोर्ट तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बने रहिए द ज्ञान गर्ल के साथ। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए बाय बाय।